नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक टू द शो। सीधा कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो। हेलो। जी हेलो सर। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2003 में इधर आया था, उसके बाद ओवर स्टे हो गया। हम्म, अभी 2009 में हम इकट्ठे यूरोपियन पार्टनर के साथ रह रहा हूँ और अच्छा। मैंने शादी भी कर ली और बेबी भी हुआ नवंबर ओके में हुआ। ओके। उनको अप्लाई किया था, उन्होंने इस पेस पर कह के रिफ्यूज कर दिया कि जब आपने एप्लीकेशन की आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था एक दिन सिर्फ। ठीक 26 को एक दिन की वजह से पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और कोई स्टेटस नहीं दिया और ठीक। उन्होंने पासपोर्ट रख लिया, अभी वापस नहीं दे रहे हम्म, और मैं रीन्यू नहीं कर सकता। तो हम्म, उन्होंने कहा कि आप कंट्री छोड़ के चल जाए, आपके पास कोई राइट नहीं है इधर रहने का, और अपील का राइट भी नहीं दिया। वाह। तो अभी क्या कर सकते हैं, कोई बन सकता है इस केस में? मुझे ये पहले बताएं कि जी। पासपोर्ट आपका एक्सपायर हुआ था जी मेरा हुआ था। और आपके वाइफ का? उन्हें उनका यूरोपियन था। अच्छा, तो आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर हुआ भी था तो सिर्फ इसके ऊपर आपको रिफ्यूज तो नहीं कर सकते वो? उन्होंने सर कर दिया और मेरे को बोला था आप कंट्री छोड़ के चले जाओ, और उनकी बैंक स्टेटमेंट वाइफ की मांगी थी, वो दे दी, सारा कुछ सही निकला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, फिर इस वजह से कर दिया। नहीं, तो रिफ्यूजल अगर लेटर पे क्या लिखा हुआ है? ये your passport is expired by 1 day, so you don't have right to live in this country, please leave your country, otherwise we will remove from here। नहीं, ये एग्जैक्टली ये तो नहीं लिखा हुआ वहां पे। यही सर लिखा उन्होंने कि एक दिन की वजह से आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। ओके, चलें, खैर मैं आपको इस पे और कुछ नहीं कह सकता अभी, वो इसलिए कि मुझे अभी सेंस समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। बिकॉज अगर आप यूरोपियन नेशनल की बेस पे अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो आप जी। चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, कुछ भी हो, उससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर आप यूरोपियन नेशनल से शादी करके अप्लाई करते हैं और आपके फैमिली लाइफ भी चल रही, सारा कुछ चल रहा है, इट्स इररिलेवेंट कि आपके पास स्टेटस है कि नहीं है, क्योंकि आप फैमिली मेंबर के तौर पे अप्लाई करते हो, उसमें आपको फिर वो रिफ्यूज नहीं कर सकते उस चीज़ पे। वेल, रिफ्यूज सिर्फ तब कर सकते हैं अगर उनको यकीन ना हो कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, या आपके जो वाइफ है या आपके पार्टनर हैं वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर वाइफ आपकी काम कर रही हैं, अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, या पढ़ रही हैं, या इज अ पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट मींस, तो वो ट्रीटी राइट्स अपने एक्सरसाइज करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स को साथ रख सकते हैं। सो आपको खाली इस बात पे रिफ्यूज नहीं किया जा सकता कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था एक दिन से। हाँ, हो सकता है आपकी वाइफ का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ। अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन वापस भेज देते हैं, ये कह के कि आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं है, बिकॉज इट हैज़ टू बी अकम्पनीड, उसके अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए साथ आपके आईडी के। सो अगर आपकी वाइफ का आईडी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं था तो फिर वो वापस भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपका पासपोर्ट अगर एक दिन से एक्सपायर हुआ है तो उसको वापस नहीं भेज सकते और उसके ऊपर आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। सो मुझे देखना पड़ेगा इसको, या तो मुझे दिखा दीजिए ताकि मैं आपको बेहतर इसमें बता दूं, या फिर ये है कि well, आई रियली कांट से एनीथिंग एल्स, लेकिन खाली आपके पासपोर्ट के एक दिन की एक्सपायरी की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं हो सकती। इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स भी होंगे। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेता हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपको इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जो आप मुझे बात बता रहे हैं वो जा नहीं रही है अंदर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम। अरे भाई, मेरे दो क्वेश्चन है। मैं एक फर्स्ट ये कि मैं टीयर 1 जर्नल पर हूँ जी और मेरा इंडेफिनेट ड्यू है 2013 मार्च में। ठीक। तो मेरे दो बेटे हैं, एक है 2.5 साल का जिसके पास ऑलरेडी मेरा जितना वीजा है उसके पास है, और एक बेटा मेरा अभी पैदा हुआ है तो वो 2 मंथ का है। ठीक है। तो मैंने पूछना यह है कि मतलब जो सर 2 मंथ का है वो उसका मुझे वीजा भी लगवाना चाहिए, या मैं मतलब जब इंडेफिनेट हो तो दोनों का, क्योंकि मैंने विंडो पे जाके लगवाना है, तो मैं अगर विंडो पे जाके बिफोर एक्सपायरी में अपना इंडेफिनेट लगवा लेता हूँ तो मैं दोनों का फिर सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों यहीं के बॉर्न है। सर, आहिस्ता आहिस्ता चलें, पहले पहले इंडेफिनिट लीव तो करें ना, उसके बाद फिर आप उसमें जा सकते हैं आगे जो आप करना चाहते हैं। देखें, जो मेन बात बनती है, जो बेटे का जिसका स्टेटस आपके साथ चल रहा है वो तो कोई मसला नहीं, जब आपकी इंडेफिनिट होगी उसकी भी साथ ही इंडेफिनिट हो जाएगी। जो आपका छोटा बच्चा है उसकी भी उसके साथ ही इंडेफिनिट हो जानी चाहिए, बिकॉज वो अब पैदा हुआ है यहाँ पे। अगर आप उसका स्टेटस अभी करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, अगर नहीं करवाना चाहते तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ ये कि अगर आपने ट्रैवल करना होगा तो आपके पास कोई स्टेटस नहीं होगा उसको बच्चे को ले जाने के लिए, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि किसी भी स्टेज पे किसी भी सूरत में बेहतर है कि आपके पास अपना वैलिड स्टेटस हो। सो अगर आप उसका पासपोर्ट बनवा के और उसका डिपेंडेंट वीज़ा लगवा लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, नहीं भी करते तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त उसका पासपोर्ट साथ लगा के उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए कि उसको भी इंडेफिनिट लीव मिल जाए, ताकि पूरी फैमिली का ही इकट्ठा हो जाए। दूसरी सूरत में आप ये कर सकते हैं, जो आप मेरा ख्याल है जिसकी तरफ जा रहे थे, कि आपको अगर इंडेफिनिट लीव मिल जाती है
और आप इन दोनों का और कुछ नहीं करते और आप इनको रजिस्टर कराना चाहें एज ब्रिटिश नेशनल्स, तो वो भी आप करवा सकते हैं। अगर वो यहाँ पे पैदा हुए हुए हैं और आपके पास इंडेफिनिट लीव आ जाती है, तो फिर आप उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है कि बेहतर है कि पूरी फैमिली का आप इकट्ठा कर लें, ताकि उसमें कोई वो ऑप्शन ना रहे उसको रिफ्यूज़ल वाला। अकेले भी हो सकता है, हम करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, लेकिन बजाय से कि वो सवाल उठेंगे ये इनका अकेले क्यों किया जा रहा है, क्या जल्दी है इनको, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, सारी फैमिली का इकट्ठा जा रहा हो तो वो एक ज़्यादा स्मूथली वो पूरा प्रोसेस हो जाता है। मैं हमेशा वही सजेस्ट करता हूँ, लेकिन लीगली स्पीकिंग अगर आप वैसे करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हेलो 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 जी। हाँ जी, माय क्वेश्चन इज मेरी दादी जान इस वक्त पाकिस्तान गई हैं, बल्कि 1 साल से गई हैं और उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। तो हमने उनको वहाँ पे कोई लेके जा नहीं सकता था रिन्यू कराने के लिए, तो हमने इंग्लैंड पासपोर्ट मंगवा के उसको रिन्यू कराया। इट्स अ ब्रिटिश पासपोर्ट। वुड दैट मेक एनी प्रॉब्लम व्हेन शी वाज टू ट्रैवल, कि शी इज इन पाकिस्तान व्हेन शी ट्रैवल्स ऑन अ न्यू पासपोर्ट व्हिच वाज मेड इन इंग्लैंड? यस। आपने ये कैसे सोच के किया कि आपने उनको वहां पे दादी जान को उधर छोड़ा हुआ और पासपोर्ट आपने यहाँ मंगवा लिया है? तो पासपोर्ट तो अकेला नहीं आ सकता, पासपोर्ट शुड नॉट ट्रैवल विदाउट द पर्सन। I know that the thing was there was nobody there to kind of to take her to get it done. She Yeah, had nobody well, with that's her. wrong. You still can't do it because अब आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि पासपोर्ट आपका यूके में इशू हुआ हुआ है, दादी जान है नहीं यूके में, तो वो तो फिर मसला हो जाएगा ना। अब आप फिर इलीगल काम करेंगे उनको पासपोर्ट वहाँ भेजने का, फिर वहाँ से वो ट्रैवल करना चाहें यहाँ पर अगर आती हैं, तो आई गेस प्रैक्टिकली किसी को नहीं पता चलता तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन काम तो आपने गलत किया बिकॉज इट्स इलीगल। होना जो चाहिए था वो ये था कि वहाँ पे पाकिस्तान में उनका हाई कमीशन में अप्लाई किया जाता है, वहीं से उनका पासपोर्ट रिन्यू होकर आ जाता है। इट कुड हैव बीन डन थ्रू फेडेक्स, वो जेरीज वाले जो हैं वहाँ से सारा काम आपका हो जाना था, क्योंकि आई एम अस्यूमिंग उनका ब्रिटिश पासपोर्ट ही था वहाँ पे भी। सो वो सारा काम वहाँ पे, लेकिन अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं ये सोच रहा हूँ कि पासपोर्ट वहाँ पहुँच जाता है उनके पास, वो पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट जाती हैं, उन्होंने ट्रैवल करना है, टिकट अपना लिया हुआ है, वो जहाज़ से बैठती हैं, यहाँ आती हैं, यहाँ पे वो इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाती हैं पासपोर्ट, और इमिग्रेशन ऑफिसर ने देखना है कि हाँ जी ठीक है, पासपोर्ट है, वैलिड है, एवरीथिंग इज फाइन, अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन उठता है कि कैसे हुआ, तो देयर कुड बी सीरियस प्रॉब्लम्स बिकॉज पासपोर्ट को सीरियस प्रॉब्लम क्या होगी, यही होगा कि उनका पासपोर्ट वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसको, उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। सो कोई एक इरिटेंट हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेन चीज यही है कि इट शुड नॉट हैव बीन डन लाइक दैट। Exactly, I agree, but as I said, there was nobody there to do it, so that's why we had to get it. But I was just wondering, is it in terms of an irritant factor that she might not be allowed entry until it's sorted out, or do you think it's something even worse in terms of, No, you know? no, I don't think that will be a problem because her nationality does not depend on her passport. She is a British national if she has that passport. That means कि अगर वो उनके पास अपना पासपोर्ट नहीं भी है, पासपोर्ट का मतलब है कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो उनको ट्रैवल करने में हेल्प देता है। सो अगर वो एयरपोर्ट पे आके वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करती हैं, तो वो प्रोड्यूस इसलिए करती हैं कि वो प्रूव करना चाहती हैं दैट शी इज़ अ ब्रिटिश नेशनल। अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट ना होता, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और कोई और डॉक्यूमेंट होता, उनके पास नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट हो अपना फॉर एग्जांपल, तो वो उसके ऊपर भी एंटर कर सकती हैं, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए उनको अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से जहाँ से वो चल रही हैं वहाँ पे पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। जब वो यूके एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी वो आके पासपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे उनको एविडेंस देना है कि उनकी एंट्री किस बेस पे हो रही है। सो अगर उनकी एंट्री उनकी ब्रिटिश नेशनैलिटी की बेस पे हो रही है, तो पासपोर्ट ना भी हो उनके पास, चाहे पाकिस्तानी पासपोर्ट हो उनके पास, वो उसके ऊपर भी एंटर कर सकती हैं अगर वो प्रूव कर सकती हैं कि शी इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, और उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट में वीज़ा नहीं है, वो तब भी एंटर कर सकती हैं, उसमें फिर भी मसला नहीं होगा। ओके, Okay, thank you very much for that. You're welcome जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम। बुखारी साहब, एक नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 1 मार्च को। तो अब मसला ये है कि मुझे समन मिला है कोर्ट से। अच्छा। 6 महीने पहले मुझे पुलिस ने स्टॉप किया था कि मेरे टायर डिफेक्टेड थे। अच्छा। तो अब मसला ये है कि 12 मार्च को मेरी समन की हियरिंग है, और दूसरा ये कि मुझे अभी अप्लाई करना है 1 मार्च को। ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि मलिक कि अभी मैं क्या करूँ? अभी क्या करूं, किस चीज का? आपने अप्लाई करना है 12 मार्च को, आपकी समन्स की हियरिंग है, और उससे पहले 1 मार्च को आपने अप्लाई करना है, राइट? जी ठीक है जी। तो 1 मार्च को जब आपने अप्लाई करना है, जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन होगी?
अभी तो नहीं है। एग्जैक्टली सो 1 मार्च को अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है तो जहां सवाल पूछा जाता है कि क्या आपकी कोई पिछले 5 साल में क्रिमिनल कन्विक्शन हुई है या पिछले किसी भी 10 साल में कोई व्हाटएवर क्रिमिनल कन्विक्शन हुई, तो आपका जवाब है कि नहीं हुई। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कुछ होता रहे तो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए। उससे पहले अगर कुछ नहीं है तो 1 मार्च के बाद आपका कट ऑफ टाइम बन जाता है, बिकॉज 1 मार्च 2012 को आप अप्लाई कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन के लिए। उससे पिछले 5 साल को देखा जाएगा, यानी 1 मार्च 2007 तक देखा जाएगा, और उधर से आपने देखना है कि जी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह तो ऐसी नहीं है कि जो अनस्पेंट हो अभी। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो आपकी नेचुरलाइजेशन आराम से हो जानी चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं होता। इवन दो आपके 12 मार्च को समन्स आते हैं, आप जाते हैं वहां कोर्ट में, आप जाके प्लीड गिल्टी करते हैं, आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है, वो कन्विक्शन आपकी 1 मार्च के बाद हुई है, जब आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। सो वो कन्विक्शन आपकी काउंट नहीं करती। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने पहले ये पकड़ा था, जैसे थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा, या कुछ नहीं करूं? नहीं सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो सवाल लिखा होता है वो ये होता है कि क्या आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है। अगर आपकी क्रिमिनल कन्विक्शन है तो आप वहां पे बताते हैं। अगर आपको रोका गया, आपको अभी तक प्रूव नहीं किया गया कि आप गिल्टी हैं, अभी आपके ऊपर इल्जाम है, वो इल्जाम अभी तक साबित नहीं हुआ, अब आपको जब समन्स पे बुलाया जाता है कोर्ट में, आप जाते हैं वहां पे, आपसे पूछा जाता है कि जी ये आपके खिलाफ इल्जाम है, क्या आप गिल्टी प्ली करते हो या नॉट गिल्टी प्ली करते हो। अब अगर आप वहां पे गिल्टी प्ली करते हो तो आपको फौरी तौर पे सजा सुना दी जाती है, इतना फाइन होगा, इतने पॉइंट्स लगेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जाके अपना फाइन जमा करा दो, ये करो। अगर आप नॉट गिल्टी करते हो तो फिर आपको एक और डेट दी जाती है कि जिस डेट पे आपका ट्रायल चलेगा। उस ट्रायल के बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको कन्विक्ट करना है कि नहीं करना, उसमें सारा एविडेंस वगैरह आता है। लेकिन अगर आप उससे पहले अप्लाई कर रहे हैं फॉर नेचुरलाइजेशन, उस वक्त जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, तो आप वहां पे ये लिखेंगे कोई कन्विक्शन नहीं। ऑलराइट जी, सो डोंट वरी। सॉरी, और दूसरा सवाल ये कि वो पेनल्टी चार्जेस के वो बारे में लिख रहे हैं कि आपके पास 1 से 2 पेनल्टी चार्जेस हो, जैसे वो टिकट आते हैं गाड़ी चलाने पे, तो उस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कि 1-2 टिकट जैसे आते हैं वो पे ऑफ कर देते हैं, तो उस बारे में क्या है? नहीं जी, वो आपकी कोर्ट की कन्विक्शन नहीं होती। अगर कोर्ट की तरफ से कन्विक्शन नहीं है तो इट्स नॉट अ क्रिमिनल कन्विक्शन। अगर आपको वो फिक्स पेनल्टी नोटिस आ जाता है इन द पोस्ट कि जी आपने फलानी सड़क पे गुल खिलाया, कि आप वहां से बड़ा तेज गए हैं और ट्रैफिक कैमरा ने आपको फ्लैश किया है, पासपोर्ट भेजे, हमने पॉइंट्स लगाने आपको, वो क्रिमिनल कन्विक्शन में नहीं आता। लेकिन अगर कोर्ट से आपको कन्विक्ट किया जाता है, दैट बिकम्स अ क्रिमिनल कन्विक्शन। ओके जी, ट्रैफिक लॉ सारा हमने आज उधेड़ छोड़ा आपके लिए, होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा। अब अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अली भाई, मेरे आपसे कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं, प्लीज मुझे आराम से इसके जवाब दीजिएगा। प्लीज अपने सवाल बहुत छोटे रखिएगा, अगर छोटे सवाल हैं तो जरूर पूछें, अगर पूरे केस डिस्कस करना है तो यहाँ पे नहीं। नहीं, वो पूरा केस तो इंशाल्लाह आपके पास आके ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी छोटे सवाल हैं तो जरूर पूछ लें। जी, 3-4 क्वेश्चन ये है कि पहली बात ये पूछनी थी मुझे, क्या अब जो डिटेंशन सेंटर का मैंने काफी वकीलों से पूछा है, वो कह रहे हैं आप जो है बेबी को और या माँ को, जिसके क्योंकि मेरी सहेली है यहाँ पर, उसका अभी बेटा हुआ है और वो यहाँ पर लीगली रह रही थी 5-6 साल से, आप कंप्लेन किए, तो क्या बेबी और माँ को डिटेन कर सकते हैं डिटेंशन सेंटर में? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा ये कि मेरी सिस्टर हैं और वो इस कंट्री में आई थी और शादी हुई जो नहीं चली, उसके बाद सालन किया, वो भी रिफ्यूज हो गया। अब हम उनकी ब्रिटिश में दामिल आए जो हम उनकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई 3 कहते हैं ना बिल वगैरह 3 बंदे के होने चाहिए और 3 लड़की के पास होने चाहिए, इस तरह से सिर्फ 1 महीने के हैं, और वकील ने कहा कि तुम यही 1 महीने के लिए आओ, इससे ही हम डाल के आपकी एप्लीकेशन सेंड कर देंगे। और वो कंट्री से बाहर भी नहीं जाना चाहती, यहीं से एप्लीकेशन करना चाहती हैं, तो इसके बारे में बता दें कि क्या यहाँ से हो सकती है एप्लीकेशन, और अगर हो सकती है तो क्या क्या चीज चाहिए, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है बहन के पास। अच्छा, और वो यहीं से एप्लीकेशन करना चाहती हैं। ओके, और यही कुछ क्वेश्चन थे। 3-4 सवाल है, मैं तो लिखने लग गया था सारे। अच्छा चले, जो पहला सवाल है आपका उसका गौर से जवाब सुन लीजिए। सिंपल उसका आंसर ये है कि बच्चों को डिटेन नहीं किया जाता। सो अगर सिंगल फीमेल जाके अप्लाई करती है असाइलम के लिए, उसको डिटेन किया जा सकता है।
अगर बच्चों के साथ है तो उसको डिटेन नहीं करते वो। अगर आपकी केस रिफ्यूज हो गया, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई हुई है, आप इलीगली रह रहे हो यहाँ पे, आपको घर से आके भी नहीं उठा के लेके जाते। अगर आपके साथ बच्चे हैं, आपको पहले उनको फैमिली रिटर्न्स कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। उस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि जी अब आपका केस खत्म हो गया है, अब हम आपको वापस भेजना चाहते हैं, प्लीज आप खुद वापस चले जाएं। अगर आप कहते हैं मैंने नहीं जाना, तो वो कहते हैं फलानी तारीख को हमने डेट फिक्स कर दिया आपके लिए, आप सेल्फ चेक इन करके खुद एयरपोर्ट जाके इस जहाज पे बैठे और खुद वापस चले जाए। आप कहते हैं मैंने फिर भी नहीं जाना, वो फिर आखिरी हरबे के तौर पे आपसे कहते हैं कि अब हम आपको अपना मेहमान बना के अपने पास रखेंगे, जहां हम आपको डिटेन करेंगे, लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली जगह पे आपको डिटेन करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको वापस भेज देंगे वहां से। जो माँ बच्चों वाला आपने पूछा वो तो ये है। जो दूसरा सवाल था आपका कि सिस्टर ने अप्लाई किया असाइलम के लिए, वो भी रिफ्यूज हो गया, अब उनके पास कोई स्टेटस नहीं है, अब वो शादी करना चाह रही हैं किसी ब्रिटिश नेशनल से, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या करने वाली बात है, काफ़ी लंबा काम है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये समझनी है, जो मोटी बात है समझने वाली। अगर उन्होंने कोहैबिटेशन काफ़ी देर की दिखा दी, अगर उनको 2 साल से ज़्यादा हो गया उनके साथ रहते हुए और शादी भी उन्होंने कर ली हुई, तो उनको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लीव मिल जाती है उसकी बेस पे। अब अगर आपके वकील ने कहा कि जी एविडेंस ला के दें, आपने कहा जी एविडेंस तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो आपको 2 चीज़ें कह सकता है। एक चीज़ ये कह सकता है कि जी बीबी फिर आपका कोई केस नहीं बनता, आप बिस्तर बोरिया बांधें, वापस पाकिस्तान चले जाएं, जिसका कि कोई सेंस नहीं बनती। दूसरी चीज़ वो आपको ये कह सकता है कि ऑल राइट फाइन, जो एविडेंस आपके पास है वो मुझे दें, ताकि मैं उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन तो करूं। एप्लीकेशन करने के बाद जितनी देर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आपका और एविडेंस बिल्डअप हो रहा है, कल को आपको अगर रिफ्यूज भी किया जाता है, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, रिकंसिडरेशन कर सकते हो, अपील में जा सकते हो, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम आपका गुजरा। लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास खुद स्टेटस नहीं है यहाँ पे और आप किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर लेते हैं, तो आपको स्टेटस चेंज कराने के लिए वापस अपने कंट्री को जाना चाहिए, अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी अगर पाकिस्तान से तो आप पाकिस्तान जाए, इंडिया से तो इंडिया जाए, वहां से जाके वीजा लगवा कर आए। लेकिन हमने ह्यूमन राइट्स के वकीलों ने इतने उसके अंदर वो मसले मसाइल खड़े करके अब ये कानून बनवा लिया हुआ है कि जहां पे हम ये कहते हैं कि नहीं, रूल्स एक साइड पे, अगर इनकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस फैमिली लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम प्रूव कर सकते हैं कि इनको 2 साल से ज्यादा इकट्ठे रहते हुए हो गया, शादी इनकी जेन्युइन है, ये देखो मैरिज सर्टिफिकेट है, बच्चे हो गए या इकट्ठे रह रहे हैं, ये इनके बिल्स मौजूद हैं, तो फिर आप इनको नहीं निकाल सकते, जिस सूरत में फिर डिस्क्रिप्शन लीव मिल सकती है। मेरा मशवरा यही होगा, अगर वो वापस नहीं जाना चाहती, उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था, वो यहीं से रह के करना चाहती हैं, पासपोर्ट उनके पास नहीं है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाए, अपना पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड ले जाए, उसके ऊपर भी जाके वो रजिस्ट्रार के पास शादी कर सकते हैं। बिकॉज रजिस्ट्रार्स के पास, याद रखें, और ये भी एक और बहुत सवाल उठता है, रजिस्ट्रार्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो आपको ना कर सकें आपके इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर। अगर आप शादी करना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और आप जाके कहते हैं कि जी मेरे पास पासपोर्ट ये है, लेकिन इसमें कोई स्टेटस नहीं है, मैं इलीगल हूं यहाँ पे, तो वो पासपोर्ट देख के आपकी शादी फिर भी करवाएंगे वहां पे, वो आपको रोक नहीं सकते। अक्सर क्या होता है, लोग जाते हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, वो जाके कहते हैं कि जी हम रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार ने बाहर निकाल दिया ये कह के कि अपना पासपोर्ट लेकर आओ। अब वो जरूरी नहीं कि पासपोर्ट ही हो, क्योंकि आपने दिखाना है वहां पे एविडेंस ऑफ नेशनैलिटी। वो देखना ये चाहते हैं कि आप कौन है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। अब अगर आपके पास अपनी कंट्री का नेशनल आईडी कार्ड है, आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपकी बर्थ शो करता है किस कंट्री में हुई है, वहां के ऑब्वियसली आप नेशनल बनेंगे, वो भी चल सकता है। लेकिन होता ये है, आमतौर पे लोग जाते हैं जो बहुत वो खास तौर पे जो देसी एरियाज हैं, वहां पे जब आप जाते हैं तो वो रजिस्ट्रार्स इतने उनके कान पक चुके होते हैं ये चीजें देख देख के, सुन सुन के, कि वो तंग आ चुके होते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो पासपोर्ट लेकर आओ। अगर आप किसी और एरिया में चले जाएं जहां पे आप जाके रजिस्ट्रार के पास अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनको जाके बताएं कि जी मेरा पासपोर्ट होम ऑफिस के पास है, या मेरे पास नहीं है, या चोरी हो गया, या एक्सपायर हो गया, वट एवर द प्रॉब्लम इज, और उनको जाके बताएं कि आपने नेशनैलिटी का आपको प्रूफ चाहिए ना, ये देखो, ये प्रूफ देखो, ये देखो, ये देखो, जो भी चीज़ें आप उनको दे सकते हैं वो आप फिर दिखा के उसकी बेस पे उनको मनवा सकते हैं। और लोग मनवाते हैं और ये चीज़ें होती हैं और ये शादियाँ होती हैं। सिर्फ ये याद रखें, कोई भी रजिस्ट्रार आपको ये कह के रिफ्यूज नहीं कर सकता कि आप इलीगल हो, आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, इसलिए आप शादी नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। अगर किसी रजिस्ट्रार ने ये चीज की तो कानूनन बिल्कुल गलत है। फौरन किसी वो भड़कीले से वकील के पास जाएं और जाके उससे कहें कि उनको लिखे लेटर, एक वो जबरदस्त किस्म का, और उनको समझाए कि कानून क्या है, और ये कि रजिस्ट्रार को अपनी चादर के मुताबिक रहना चाहिए, कानून के बाहर नहीं जाना चाहिए। जितनी उसकी पावर है वो उसी के ऊपर रह के बात कर सकता है। ओके, उम्मीद है आपके 2 सवालों का अच्छा जवाब आपको मिल गया होगा, जो आप कह रहे थे 4-5 सवाल है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो,
हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी अली भाई, मुझे एक पूछना है कि मैं टीयर 2 पे हूँ अभी। जी। ओके, और इस अगस्त में मेरा ILR हो जाएगा होपफुली। होपफुली। और मेरे दो बच्चे जिनकी पैदाइश यहाँ की है, तो मुझे उनके लिए ILR अप्लाई करना चाहिए या वंस मेरा ILR हो जाए तो मैं उनको पासपोर्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई करूँ? ओके, बस यही सवाल है आपका? जी हाँ, बस छोटा सवाल है। ओके, चलो ठीक है जी। इसका जवाब मैंने वैसे पहले भी दिया, अभी एक और कॉलर को भी मैं आपको सिर्फ ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ। आप इंडेफिनिट लीव के लिए जब खुद अप्लाई करें तो उनका साथ अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज पूरी फैमिली का इकट्ठा ही हो जाता है। लेकिन आप उनको रजिस्टर भी करा सकते हैं एज ब्रिटिश नेशनल्स जब एक दफ़ा आपका अपना काम हो जाता है। उसके बाद अगर वो दोनों यहाँ पे पैदा हुए हैं, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं दोनों, आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग 2 बच्चे आपके, शायद आपने 2 बताए। अगर जी, अगर वो यहीं पे पैदा हुए हैं तो उनका आप रजिस्टर करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए। मेन चीज़ ये होती है कि एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है, जो पूरा केस आपका जा रहा है वो किस बेस पे जा रहा है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है। सो अगर आप ये कहते हैं कि जी हम यहाँ पे रह रहे हैं, अब हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं, बच्चे भी यहाँ पे सेटल हो गए हैं, सो इसलिए इनका कोई और स्टेटस करने की बजाय इनको डायरेक्टली रजिस्टर किया जाए एज ब्रिटिश नेशनल्स, तो उनको कर लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हेलो हेलो, आपका टीवी लगा हुआ है, बंद कर दीजिए, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। हेलो, ओहो, देखा कितनी देर से इंतजार कर रहे होंगे और कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। हेलो हेलो जी, हाउ कैन आई हेल्प? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर नदीम बात कर रहा हूँ लंदन से। जी नदीम साहब। सर एक छोटा सा सवाल था सर, मैं आया था इस कंट्री में 2000 में सर, और मैं आया था विजिट वीजे के बाद, उसके बाद मैं नहीं दोबारा वापस गया पाकिस्तान में, टोटली अनलीगल यहाँ पे रहता रहा, और अब मुझे तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं। तो मैंने सिर्फ ये पूछना है कि आया मैं कुछ कर सकता हूँ, किसी वकील के बिहाफ से कुछ केस वगैरह डाल सकता हूँ? बस ये मेरी आप थोड़ी रहनुमाई कर दें कि कुछ स्टेटस वगैरह मेरा बन सकता है अगर मैं यहाँ पे कुछ करना चाहूँ तो। ठीक है नदीम साहब, मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपसे जान के और कोई ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं पूछे, बिकॉज आपके केस में बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बात बताता हूँ कि किस तरह आपका काम हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इतने अरसे से रह रहे हैं, आपके पास वो तमाम प्रूफ भी होगा कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। अब आप कहते हैं कि जी मुझे यहाँ पे 11-12 साल हो गए हैं रहते हुए, चाहे मैं इलीगल था, जिस तरह से भी था, मैंने वो टाइम गुजारा यहाँ। सो बंदा अस्यूम करता है या बंदा सपोज करता है कि आप बड़े अच्छे सेटल्ड होंगे, आपका कोई काम शाम होगा, आपका कोई हो सकता है बिजनेस हो सकता है आपने कोई फैमिली अपनी बना ली हो, यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड हो आपकी, हो सकता है आपने अपना घर खरीद लिया हो। जो भी चीज़ें आपने की हैं, जो भी चीज़ें आपको कनेक्ट करती हैं यूके के साथ, जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन जाहिर करती हैं। खैर आज वो 13 फरवरी का दिन है जब उन्होंने वो 395C को ख़त्म कर दिया यहाँ से, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन एनीवे कानून इतना डेवलप हो चुका हुआ है ह्यूमन राइट्स की बेस पे कि हम उसको फिर भी लेके चल सकते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा कि जो फिर भी हम स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस वाली बात किया करते थे अपने पैराग्राफ 395C के तहत, वही चीज़ आपकी अभी भी चल सकती है अगर आपके पास वो तमाम एविडेंस मौजूद है। अब अगर कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी मैं इतने साल से रह रहा हूँ, मैं डरा हुआ था, मैंने किसी और नाम पे काम किया, मैं वो नहीं दे सकता। अगर किसी और नाम पे काम किया वो भी दें, अगर आपने कोई गलत चीज़ की वो भी कन्फेस कर लो। अभी ये सारा कुछ मेन चीज़ बात क्या बनती है कि आपने प्रूव ये करना है कि आप इतना यहाँ पे सेटल हो चुके हुए हैं कि आपको यहाँ से निकालना आपके साथ ज्यादती होगी। ये चीज़ प्रूव करनी ज़रूरी है। अब जो 11-12 साल वाली आपने बात की, अब यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो 14 साल भी आपके पूरे नहीं बनते। जो होता है कि जी लीगल या इलीगल आपने 14 साल गुजार लिए तो आपको स्टेटस मिल जाए। 10 साल के ऊपर स्टेटस होता है कि अगर आपने 10 साल लीगली गुजार लिए। अब आपके 10 और 14 के दरमियान वाला गैप है जो एक ग्रे एरिया बन जाता है। यहाँ पे हम जब अप्लाई करते हैं तो हम हर तरह की चीज़ डालते हैं कि जो शो करे कि आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर आपने वो टाइम पीरियड अपना प्रूव कर दिया, अगर आपके पास लेट्स से कोई ये और चीज़ें नहीं है, बिल्स नहीं है, अपने घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने घर भी नहीं खरीदा, कोई बिजनेस भी नहीं है आपका, कुछ भी, किसी तरह से गुजारा तो करते रहे ना अपने दोस्तों से, लोगों से, कोई फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर, जिन किसी से लेटर्स ले सकें वो लेटर्स लेके लगाएं, जो खुद यहाँ सेटल हो। उनके लेटर्स में क्या लिखा होगा कि मैं इसको कब से जानता हूँ, ये क्या क्या करता रहा, इसके पीछे हालात क्या थे, यहाँ पे इसके हालात क्या रहे, किधर रहता रहा, किधर काम करता रहा, हमारे साथ उठना बैठना है इसका, और अब हम इसको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन में इसको यहाँ पे स्टेटस दिया जाए।
इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ आपने उनके बंदे की पासपोर्ट की कॉपी साथ लगानी है, उनका यूटिलिटी बिल साथ लगाना है। बिकॉज जब आपने सारा कुछ साथ लगाया तो आपने उनका एविडेंस ऑफ रेजिडेंस भी दे दिया और एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी भी दे दी। उसके बाद ये होता है कि अगर आपका केस फिर भी रिफ्यूज़ किया जाता है बिकॉज आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है, अगर कोई आपके खिलाफ रिमूवल प्रोसेस शुरू किया जाएगा तो वहाँ पे आपको अपील का राइट मिल सकता है। जब आप अपील में जाते हैं, किसी जज के सामने जाकर अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं कि मैं 11-12 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, किस किस तरह मैंने गुजारा किया, तो वहाँ पे डेफिनेटली चांस बन सकता है कि आपको स्टेटस मिल जाए। और इफ नथिंग एल्स, आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग पड़ी रहती है, उसको रिफ्यूज भी करते हैं, आप उसकी अपील में चले जाते हैं, उतनी देर में हो सकता है आपका 14 साल गुजर जाए। अगर वो टाइम भी गुजर जाता है तो आप उसकी बेस पे इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर आपने आज एप्लीकेशन डाल दी और कल को कोई रूल्स में चेंज आ गई तो आप ये वो जो कहते हैं महसूस नहीं करेंगे या रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने पहले कुछ क्यों नहीं डाला। अब ठीक है, इतने साल गुजर गए, अब 10-11 साल पहले आपने मेरे भाई कोई एप्लीकेशन डाली होती तो अभी तक सुकून में होते हैं ना, कुछ हो चुका होता है। अभी तक आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसलिए आप अभी तक इंतजार में बैठे हैं। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता, कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर डाल दो। कोई पता नहीं रूल्स में कब चेंजेस आती हैं, जिस चीज़ का इंतजार कर रहा होता है बंदा, कोई पता नहीं होता उसमें कल को क्या बदलाव आ जाए और आपको फिर कुछ नए सिरे से जीरो से सोचना पड़े। इसलिए जो चीज़ इस वक्त है, जो मिल सकती है, अभी आपको 3 साल की डिस्क्रेशन लीव मिल सकती है, उसके लिए अप्लाई करो। अगर 3 साल मिल जाते हैं, अब महफूज हो। कल को 14 साल कंप्लीट होते हैं, अगर 14 साल वाला पॉलिसी है, रूल है, तो उसके अंदर अप्लाई कर दिया। अगर नहीं है तो आप महफूज हो, आपको 3 साल की डिस्क्रेशन लीव मिल चुकी है। ये बातें मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं सबको डराऊं धमकाऊं कि बस जी सारे उठो उठो उठो, जल्दी से बाहर भागो, एप्लीकेशन डालो। नहीं, कहने का मतलब ये है कि कॉमन सेंस से आप सोच के देखो कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं, कुछ होगा नहीं। आपने यहां से कहीं जाना है तो पहला कदम कहीं उठाओगे तो आगे चलोगे ना, तो जब तक वो चीज नहीं होगी बात नहीं बनेगी। इसलिए मेरा मशवरा यही कि कोई ना कोई एप्लीकेशन डालो, अपना सारा एविडेंस इकट्ठा करो और उसकी बेस पे आपका काम हो जाना चाहिए। अगर फौरन नहीं भी होता, थोड़ा लड़ लड़ा के हो जाएगा। ओके नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। हमेशा की तरह गुजारिश यही है कि उम्मीद, बल्कि कहूँगा कि उम्मीद ये है कि जिन लोगों से बात हुई उनको सवालों के जवाब अच्छे मिल गए, जिनसे नहीं भी हुई उनको भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल गई होगी। हमेशा की तरह अपना प्यार मेरी तरफ जारी रखिएगा। जो मुझे अच्छी कॉल्स आती हैं, जो आपकी तारीफ़ें मिलती हैं, उसका खून बढ़ जाता है, बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, इस वीकेंड पे हम मैनचेस्टर में होंगे, मैनचेस्टर में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। सो अगर आप मिलना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह ज़रूर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मेरे ऑफिस में फ़ोन कर लीजिए। अब तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस डाली हैं और उसके अलावा आप लॉ सोसाइटी से मुझे ढूंढ सकते हैं, मेरी अपनी वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। जिस तरह से भी रब्ता करना चाहें कर सकते हैं। मैं फ्री एडवाइस का कभी वादा नहीं करता। मुझे कई दफ़ा बताया जाता है ऑफिस में कि जी आपने कहीं प्रोग्राम में कहा था कि फ्री एडवाइस मिलेगी। मैं ऑफिस में इस तरह से कॉल्स नहीं ले सकता, लेकिन आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, टेलीफोन कंसल्टेशन कर सकते हैं। जिस तरह से मिलना चाहें आप मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं होगी। एनीवे, अगले हफ्ते इसी जगह इसी में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।